नमस्कार, मेरा नाम कुमुद कुमार है और आप सभी का यूपीएससी हिंदी प्लेटफ़ॉर्म पे स्वागत है। आज बिहार बजट का ये क्लास होगा। आज बिहार बजट पूरा ख़त्म करने का प्रयास करेंगे हम। तो शायद ये लास्ट क्लास होगा पीटी से पहले और होपफुली आप लोग का तैयारी बहुत बढ़िया चल रहा होगा और वो अंतिम चरण में होगा और आप सब फोड़ने के लिए तैयार होंगे पीटी को। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले स्टार्ट करते हैं कि बिहार बजट। पहला बिहार बजट ये याद रख लीजिएगा कि पहला बिहार बजट 2006-07 में पेश किया गया था। एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, शायद 64th बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये याद रख लीजिएगा कि 6-7 में बिहार सरकार का पहला बजट था। इसके अलावा 2008-9 में, ये याद रख लीजिएगा, 2008-9 में जेंडर बजट पेश किया गया था। जेंडर बजट मुख्य रूप से एक भाग होता है बजट का ही, जो कि महिलाओं के ऊपर खास तौर पे महिला सशक्तिकरण पे बल प्रदान करता है। इसके अलावा बाल बजट है 2013-14 में पहली बार बिहार सरकार के द्वारा पेश किया गया था। फिर एक ग्रीन बजट है। ग्रीन बजट 2020-21 में पेश किया गया था, ये याद रख लीजिएगा। और ग्रीन बजट पेश करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य था। ये कुछ फैक्ट्स हो गए। अब आते हैं सीधे बिहार बजट पे। तो 13 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री जो वर्तमान समय में है सम्राट चौधरी, उनके द्वारा 24-25 के लिए 2.78 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया जाता है। ये फैक्ट याद रख लीजिएगा कि 2.78 लाख करोड़, और 13 फरवरी को ये पेश किया गया। 12 फरवरी को इसके एक दिन पहले आर्थिक समीक्षा पेश किया गया था बिहार का, और 13 फरवरी को बजट पेश किया गया। अब आ जाते हैं बजट का भाग। तो मुख्य रूप से बजट दो भागों में बांटा जा सकता है, राजस्व और पूंजीगत। ठीक है, तो राजस्व आय का कितना भाग है? तो 2.78 लाख करोड़। मोटा मोटी याद रख लीजिएगा कि 81% है, 81.3% है, ये याद रख लीजिएगा। अगर डाटा ये नहीं याद रख पाते हैं तो कम से कम प्रतिशत याद रख लीजिएगा, कम से कम उससे भी 2.78 करोड़ से करके निकाल सकते हैं आप। ठीक है, पूंजीगत आय में तो 18.69%, 18.7% याद रख सकते हैं हम। राजस्व व्यय में हिस्सा कितना है? तो लगभग 81%, 2.26 लाख करोड़ है। पूंजीगत व्यय में कितना हिस्सा है? तो 53,000 करोड़, मतलब 19% के आसपास, 19.03 है। तो कम से कम इतना जरूर याद रख लीजिएगा, 81.3, 18.7 और 81% और 19%। ठीक है, अगर पूछेगा भी राजस्व आय, हालांकि मुझे लगता नहीं है कि हाँ इतना पूछेगा। अगर पूछता है तो आप कम से कम निकालने के वो काबिल रहें। ठीक है, 2.78 लाख करोड़ सा दे के देख लीजिएगा और निकल जाएगा वो आसानी से। ठीक है, राजकोषीय घाटा जरूर याद रख लीजिएगा। कम से कम ना याद रख सके तो परसेंटेज जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा 2023-24 में ये वास्तविक आंकड़ा है, अंतिम अनुमानित आंकड़ा है, ये कितना है? 8.9%। ठीक है, 24-25 का कितना हो जाएगा? तो 2.98%, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। राजकोषीय घाटा हो गया। अब देख लेते हैं कौन कौन सा अनुमानित आंकड़ा है 2024-25 के लिए। तो जीएसडीपी बिहार का बढ़कर कितना होने का उम्मीद है? 9.76 लाख करोड़ का, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, योजनागत व्यय एकदम सीधा सीधा सिंपल सिंपल 1 लाख करोड़, यानी 36%। गैर योजनागत व्यय तो 1.78, क्योंकि 2.78 लाख करोड़ का जो बजट है उसमें 1 लाख करोड़ का योजनागत व्यय है, तो 1.78 लाख करोड़ का गैर योजनागत व्यय है। 36:64। ठीक है, 36% योजनागत व्यय में हो गया और गैर योजनागत व्यय में 64% हो गया। 24-25 में एक खास बात ये रहता है कि राजस्व बचत का अनुमान लगाया गया है, जो कि 1121 करोड़ रुपया के बराबर होगा, 1121 करोड़ रुपये के बराबर होगा, जो जीएसडीपी का 0.11% होता है। ये फैक्ट आप लोग हमेशा याद रख लीजिएगा। और मुझे इस बार लग रहा है, पता नहीं क्यों, अंदर से फील कर रहा है कि हाँ ये पूछने वाला है बिहार बजट से। अब रुपया कहाँ से आता है? तो सब पूरा नहीं याद रखना है, कम से कम जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो जरूर याद रख लेना है। तो केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा कितना है? तो 40.5%। ठीक है, राज्य के कर राजस्व 19.5% है और केंद्र के सहायता अनुदान से 18.7%। ना याद रख सके तो कम से कम ऊपर वाला दो जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं रुपया कहाँ जाता है। तो सबसे अधिक खर्च किया जाता है सामाजिक सेवाओं पर, लगभग 39%।
ठीक है, 38.9, लगभग 39% सामाजिक सेवाओं पर होता है। उसके बाद सामान्य सेवाओं पर। केवल ऊपर 2 याद रख लीजिएगा, उसके आगे कोई याद रखने का ज़रूरत है नहीं आप लोगों को, क्योंकि एग्ज़ाम में ऊपर से ही पूछा जाता है और अंदर से पूछा तो आप गिरेंगे तो सब गिरेगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। और अंदर से आज तक कभी पूछा नहीं है, अपने पर्सनली अनुभव से बता रहे हैं। ठीक है, अब बजट में उपलब्धियां देख लेते हैं कि क्या-क्या है इस बजट की उपलब्धियां। तो 2022-23 में बिहार का जीएसडीपी 10.64% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, अनुमान क्या, वास्तविक है ये। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा है राज्यों में, ये सबसे ज़्यादा है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, कि 10.64% का ग्रोथ रेट था, वास्तविक वृद्धि दर 10.64% था 22-23 में। ठीक है, सेकंड स्थान पे आसाम रहा था और थर्ड पे शायद दिल्ली रहा था। याद रखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, याद एक बार देख लीजिएगा कि पता ना दूसरा तीसरा भी पूछ दे साथ में लगा के, क्योंकि आदत होता है एग्ज़ाम जब हार्ड ऑप्शन बनाना होता है तो वो इसी तरीके से हार्ड करता है कि आप पहला तो याद रखिएगा, दूसरा याद नहीं रख पाइएगा। तो ऑप्शन हार्ड करने के लिए सेकंड भी डाल दिया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं जीएसडीपी का आकार वास्तविक मूल्य पर कितना। तो ये हम शायद आप लोग को आर्थिक सर्वेक्षण में ही बता चुके थे कि 4.4 लाख करोड़ रुपए का हो गया है जीएसडीपी का वास्तविक मूल्य पे, और ये चालू मूल्य पे है। ये जो देख रहे हैं 2024-25 का अनुमानित आंकड़ा, ये जीएसडीपी का 9.76 लाख करोड़, ये चालू मूल्य पर है। ठीक है, और ये वास्तविक मूल्य पे है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, और ये 2023-24 का आंकड़ा है और वो 24-25 का आंकड़ा है। ये भी ध्यान रखिएगा कि आंकड़ा, क्योंकि कभी-कभी करंट ईयर का भी पूछ देता है, कभी-कभी अनुमानित आंकड़ा भी पूछ देता है नेक्स्ट ईयर का। ठीक है? तो आप लोग वो ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा भारत की किस योजना को, जीविका को स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया है। ठीक है? ये याद रख लीजिएगा। इसके अलावा नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है यूएनडीपी के सहयोग से, तो 19-21 में बिहार में जो गरीबी सूचकांक है वो 33.8% के आसपास हो गया है। 33.78 है, तो 33.8 याद रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 2019-21 33.8, 15-16 में शायद 51% था सबसे अधिक, और अभी भी सबसे अधिक ही हैं, लेकिन 33.8 हो गया है। मतलब 2015-16 की तुलना में 18.13% का गिरावट आया है। इस दौरान 5 वर्षों में 2.25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है, पिछले 5 वर्षों में। ये याद रख लीजिएगा, अगर 5 वर्ष का आंकड़ा पूछता है तो 2.25 करोड़, और अगर 9 वर्ष का आंकड़ा पूछता है तो 3.77 करोड़। ये ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट में है। अब आगे देखते हैं। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा राज्य के सभी सेवाओं में जो दिव्यांग कर्मी हैं उनको पदोन्नति में 4% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। देखिए, आरक्षण 2 प्रकार का होता है, एक क्षैतिज होता है, एक ऊर्ध्वाधर होता है। ठीक है, तो क्षैतिज जो होता है वो इस प्रकार से दिया जाता है कि अगर वो कोई सामान्य श्रेणी में चुन लिया जाता है तो उसका आरक्षण का कोटा भी समाप्त हो जाता है, लेकिन अगर सामान्य श्रेणी में नहीं चुना जाता है तो उसका कोटा बचा रहता है। लेकिन ऊर्ध्वाधर आरक्षण है, जिसको हम लोग सामाजिक या सोशल रिजर्वेशन कहते हैं, वो इस प्रकार से नहीं दिया जाता है। वो दिया जाता है कि अगर जनरल में उस कोटे का व्यक्ति कोई चुन लिया गया तो कोटा का उसका सीट सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार से क्षैतिज आरक्षण और ऊर्ध्वाधर आरक्षण को विभाजित किया जा सकता है। मुख्य रूप से क्षैतिज आरक्षण आप सुनते होंगे कि महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण दिया गया, तो वो उसी प्रकार से दिया जाता है कि अगर कोई महिला सामान्य श्रेणी में से चुन ली गई तो फिर क्षैतिज आरक्षण का कोटा उनका समाप्त हो जाएगा। अब आ जाते हैं अगला पॉइंट। तो जाति आधारित गणना जो किया गया था 2023 में, उसमें 94 लाख परिवार आर्थिक रूप से गरीब चिन्हित हुए हैं। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा कि कितने परिवार, तो 94 लाख परिवार आर्थिक रूप से गरीब चिन्हित हुए हैं। और उन्हीं के उत्थान के लिए बिहार सरकार ने बिहार लघु उद्यमी योजना शुरू किया है, जिसके अंतर्गत स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपया सरकार की ओर से प्रदान किया जाएगा। 18 से 50 वर्ष के आयु सीमा निर्धारित किया गया है इसके लिए। ठीक है, अब चौथा कृषि रोड मैप पर आ जाते हैं। तो ये वर्ष 2028 तक लागू रहेगा।
एक शायद मैंने आर्थिक सर्वेक्षण में गलत आप लोग को बता दिया था, 2008 में पहला कृषि रोड मैप शुरू हुआ था, मैं शायद 2007 बोल दिया था वहाँ पे, तो उसको सुधार कर लीजिएगा, ठीक है? तो चौथा कृषि रोड मैप 2028 तक, 2023 से 2028 तक लागू किया गया है, इसको समय अवधि याद रख लीजिएगा और इसके लिए 1.62 लाख करोड़ रुपए का व्यय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये फैक्ट ज़रूर याद रख लीजिएगा, 1.62 लाख करोड़ 2028 तक, चौथा कृषि रोड मैप के तहत। चौथा कृषि रोड मैप लास्ट ईयर अक्टूबर मंथ में द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये शुभारंभ किया गया था। अब आ जाते हैं, तो ग्लोबल इन्वेस्ट समिट के दौरान बिहार में 50,530 करोड़ रुपए का निवेश समझौता किया गया था। ये याद रख लीजिएगा, ठीक है? 530। अब आ जाते हैं अगला कि क्या उपलब्धि के लिए, तो 24-25 तक 35% जो बिजली का उत्पादन है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ठीक है? कितना? तो 35% और कब तक? 2024-25 तक और 2015-16 तक शायद ये 10% के आसपास ही था, ठीक है? स्मार्ट प्रीपेड इंस्टॉलमेंट हर घर बिजली की अवधारणा को समझने के लिए जनवरी में एक यूएसए का टीम बिहार का दौरा किया है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है? स्मार्ट प्रीपेड जो मीटर इंस्टॉलेशन है और हर घर बिजली योजना, उसकी अवधारणा को समझने के लिए कहाँ का टीम आया था? तो यूएसए का टीम आया था। अब आ जाते हैं बिहार में, बिहार सरकार का जो बजट में प्राथमिकताएं निर्धारित किया गया है। बिहार सरकार के बजट में कुल 8 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। यही अगर भारत के संदर्भ में देखेंगे तो वहाँ 9 प्राथमिकताएं थी, ठीक है? तो एक-एक करके हम लोग देख लेते हैं कि कौन-कौन सी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं बिहार के बजट में। तो पहला है नियुक्ति और रोजगार, ठीक है? इसमें क्या-क्या उपलब्धि पाया गया है? तो 7 निश्चय 2.0 के तहत 20 लाख रोजगार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और 7 निश्चय 2.0 कब तक पूरा करना है? 2025 तक। ये याद रख लीजिएगा कि 2025 तक कितना? तो 20 लाख रोजगार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब आ जाते हैं महिला सशक्तिकरण पे। तो बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए एक सबसे प्रमुख योजना जीविका है, ठीक है? ग्रामीण स्वरोजगार और ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए भी ये योजना अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ठीक है? ये याद रख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है जीविका, ठीक है? तो जीविका के द्वारा 10.47 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया गया है। ये शायद हम आर्थिक सर्वेक्षण में ये बता चुके थे और बजट इस साल जीविका के लिए बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये ध्यान में रख लीजिएगा ज़रूर, ठीक है? महिलाओं के द्वारा 85 जैविक खेती क्लस्टर का विकास किया कराया जाएगा और 2024-25 तक 5 लाख परिवारों को, ये फैक्ट याद रख लीजिएगा, 24-25 तक कितना लाख परिवारों को? तो 5 लाख परिवारों के उद्यमिता विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये याद रख लीजिएगा, ठीक है? अब आ जाते हैं सतत जीविकोपार्जन योजना। ये योजना एक्चुअली में इस कारण से शुरू किया गया था कि जो ताड़ी ग गाँव में आप देखते होंगे जो ताड़ी बेचता है या फिर जो मादक पदार्थ बेचता है, अ, उनको उस पेशा से हटाने के लिए और उनको कोई नया पेशा उपलब्ध कराने के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसके तहत 2024-25 में 31,000 जो निर्धन परिवार हैं, उनको लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और 2 लाख रुपया प्रति परिवार जो सहायता राशि है, वो निश्चित की गई है। ठीक है? एक और फैक्ट है कि पटना नगर निगम में जो स्लम में रह रही महिलाएं हैं, उनके लिए वो स्वच्छांगनी परियोजना का प्रारंभ किया गया है, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। ये याद रख लीजिएगा कि पटना नगर निगम में जो स्लम में रह रही महिलाएं हैं, उनके उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन-सा परियोजना चलाया जा रहा है? तो स्वच्छांगनी परियोजना, ठीक है? विभिन्न वर्गों का कल्याण पे देख लेते हैं। तो सीएम वास स्थल मतलब मुख्यमंत्री वास स्थल योजना के अंतर्गत पहले 60,000 रुपया दिया जाता था ज़मीन खरीदने के लिए, ठीक है? अब उसको बढ़ा करके ये सीमा 1 लाख रुपया तक कर दिया गया है। मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है? अब आते हैं आगे, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र पे, जो चौथा इसका प्राथमिकता है, बिहार सरकार के बजट का। तो वर्तमान समय में 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। इससे पहले 13 से पहले 6 ही थे, जो पूर्णतः कार्यरत थे। लेकिन वर्तमान समय में अभी 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कार्यरत हैं और 15 और स्वीकृत किए गए हैं, ठीक है? 13 अभी जो है कार्यरत हैं और 15 स्वीकृत किए गए हैं।
वो इसमें से जो 6 है उसका विस्तार किया जा रहा है। जो पहले पूर्व से कार्यरत 6 पीएमसीएच हो गया, आईजीएमएस हो गया, एनएमसीएच हो गया, डीएमसीएच हो गया, एसकेएमसीएच हो गया, एएनएमसीएच हो गया, तो ये सब का विस्तार का योजना रखा गया है। तो पीएमसीएच को 5000 से अधिक बेड वाला क्षमता का विस्तार किया जाएगा, इसको विश्व स्तरीय हॉस्पिटल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये हम लोग शायद 67 के जब पीटी दे रहे थे तभी ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वर्तमान समय में 5000 से अधिक बेड पीएमसीएच में कार्यरत है। इसके अलावा आईजीएमएस, एनएमसीएच, डीएमसीएच, एसकेएमसीएच, एएनएमसीएच ये सब में 2500 बेड वाला अस्पताल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब आ जाते हैं आगे के। तो एसकेएमसीएच श्री कृष्ण सिंह मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जो है, जो मुजफ्फरपुर में है, यहाँ इसी के परिसर में एक होमी भाभा कैंसर रिसर्च सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, ये किसके सहायता से? तो टाटा जो है उन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के सहायता से ये होमी भाभा कैंसर रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं एक और हॉस्पिटल है श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय, ये जरूर याद रख लीजिएगा। पता नहीं, मुझे गट फीलिंग आ रहा है ये पूछ देगा कि कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो 500 बेड का जो श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय है वो सरायरंज में, समस्तीपुर में इसका लोकार्पण किया गया है। जनवरी में ही इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था, ये याद रख लीजिएगा। अब आ जाते हैं 5वां योजना पे, शिक्षा प्रक्षेत्र। ठीक है, तो शिक्षा प्रक्षेत्र में क्या-क्या उपलब्धियां हैं? तो शिक्षक भर्ती हाल ही में देखे होंगे कि बीपीएससी से जो है सो शिक्षक, ठीक है। तो 2 चरणों में इसका अभी तक एग्जाम ले, टीआरई 3 का शायद अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट आया है। तो 2 चरणों में लगभग 2 लाख शिक्षक नियुक्त किए गए थे। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। तो कुम्हरार में बापू परीक्षा परिसर का निर्माण करवाया जा रहा है, जहां 20,000 से अधिक छात्रों को बैठने की क्षमता होगी। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। इसके अलावा सभी जिलों में एक एक अभियंत्रण महाविद्यालय और पॉलिटेक्निक संस्थान, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक जो कॉलेज है वो स्थापित करने का सभी जिलों में लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। इसके अलावा आईआईटी पटना के द्वारा जो राज्य के 33 पॉलिटेक्निक संस्थान हैं उसमें सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की योजना बनाई गई है, ये याद रख लीजिएगा। और आईटीआई जो है, ये तो आईआईटी पटना हो गया, ठीक है, इसके द्वारा पॉलिटेक्निक कॉलेज संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित किया जाएगा। और जो आईटीआई होता है उसमें टाटा के द्वारा एक सहयोग से 151 सेंटर है, वहाँ के लगभग 87 सेंटर पे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की जाएगी, ये याद रख लीजिएगा। इसके अलावा नालंदा जो ओपन यूनिवर्सिटी है वह उसका नया जो परिसर है वो बड़गांव नालंदा में स्थापित किया गया है। ठीक है, या निर्मित किया गया है। अब आ जाते हैं छठा पे, जो छठा प्राथमिकता है वो कृषि और ग्रामीण विकास है। ठीक है, तो चौथा कृषि रोड मैप शुरू किया गया है, 23 से 28 के लिए 1.62 लाख करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है। ये फैक्ट हम शायद आगे देख चुके हैं। अब आ जाता है उद्योग और उद्यमिता का विकास। इसके लिए लास्ट ईयर दिसंबर महीने में ज्ञान भवन पटना में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन किया गया था, जिसमें 600 से अधिक निवेशक भाग लिए थे। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। इसके अलावा पटना का जो बिहटा जो क्षेत्र है वहाँ सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्लग एंड प्ले शेड का उद्घाटन किया गया है। ये याद रखिएगा कि भारत में इस बार शायद 100 या 400 है, मैं ध्यान से मुझे उतर रहा है, देख लीजिएगा आप लोग, शायद 100 ही है। 100 प्लग एंड प्ले जो शेड है उसका उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, तो बिहार में कहाँ किया गया है? तो बिहटा में किया गया है। अब आ जाते हैं 8वां पे, जो पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास है। तो जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 19-20 से लेकर, क्योंकि जल जीवन हरियाली मिशन जो था वो 2019 में शुरू किया गया था। एक्चुअली जल जीवन हरियाली मिशन कई सारा योजना है उसको मिला करके एक सम्मिलित योजना बनाया गया था। ये याद रखिएगा कि एक समेकित योजना है जिसमें कई योजनाओं का सार है। ठीक है, तो 2019 में ये प्रारंभ किया गया था और इसके तहत अब तक कुल राज्य में 15 करोड़ 55 लाख से अधिक पौधा लगाया गया है। ये फैक्ट याद रख लीजिएगा कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 2019 से लेकर के अभी तक 15 करोड़ 55 लाख रुपया 15 करोड़ 55 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया गया है।
इसके अलावा राज्य का जो हरित आवरण है वो 17% लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान समय में 10.62% है, शायद 10.32% है, सॉरी माफ कीजिएगा। अब आ जाते हैं बजट पे महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उसको देख लेते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है इस बार बजट में मिलता है। तो एक फैक्ट ये था कि 76% जो आबादी है वो कृषि कार्यों पर आश्रित है। तो ये याद रख लीजिएगा कि राज्य का कितना प्रतिशत आबादी, लगभग 76% आबादी है जो कृषि कार्यों पर आश्रित है। इसके अलावा पान के विकास के लिए बिदुपुर वैशाली में एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की जाएगी। ये फैक्ट आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। फिर डिजिटल क्रॉप सर्वे 5 जिलों में स्टार्ट किया जाएगा। देश भर के कुल लगभग 400 जिलों में ये प्रारंभ किया गया है पायलट योजना के तौर पे। तो बिहार में भी ये 5 जिलों में शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा और जहानाबाद में शुरू किया जाएगा, ठीक है। और वर्तमान समय में शायद डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण शेखपुरा में सबसे पहले स्टार्ट किया गया है, ठीक है। फिर 100 सीड हब स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। आरा में कृषि अभियंत्रण मतलब कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी, ये याद रख लीजिएगा। इसके अलावा भागलपुर में जो है कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना का प्रावधान है। सबौर में भागलपुर का जो सबौर है वहाँ कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना। अब आ जाते हैं, एक और फैक्ट है कि समस्तीपुर जिला में ही बागमती और बूढ़ी गंडक नदी को जोड़ने के लिए शांति धारा योजना लाया गया है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले कोसी मेची को लिंक करने का एक योजना था और अब बागमती और बूढ़ी गंडक को जोड़ने के लिए शांति धारा योजना, ठीक है। ये फैक्ट याद रख लीजिएगा। इसके अलावा ई ग्राम पंचायत बिहार पोर्टल जो है वो लास्ट ईयर अक्टूबर 2023 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। ई ग्राम पंचायत बिहार पोर्टल। अब आगे आ जाते हैं तो कुंड जलधारा योजना कहाँ शुरू किया गया है, तो जमुई में प्रारंभ किया गया है, ठीक है। मनरेगा के तहत 2024-25 में 1.77 करोड़ पौधों का पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, इसके तहत भाव्या एक योजना प्रारंभ किया गया है, ये याद रख लीजिएगा कि भाव्या का संबंध किससे है, तो मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना से है। इसका शुरुआत कितने जिलों में किया गया है, तो 4 जिलों में किया गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं बिहार 2022 में ही कालाजार का उन्मूलन कर दिया था। भारत सरकार का लक्ष्य 2023 था। कालाजार खत्म हो गया। अब आ जाते हैं, हाँ एक और फैक्ट याद रख लीजिएगा कि 2016 में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लागू कर दिया गया था, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसका डेट 2016 में। इसके अलावा हरित बजट जानते हैं, मैं लास्ट बता चुका हूं कि 2020-21 में शुरू किया गया था, बिहार सरकार के द्वारा पहला था जो पूरे भारत में शुरू किया गया था। तो हरित बजट का हिस्सा जीएसडीपी का 1.42% है, ये याद रख लीजिएगा। 24-25 में जीएसडीपी का 1.42%, मतलब 9.76 लाख करोड़ में 1.42%, ठीक है, वो हरित बजट का है। जबकि राज्य के कुल बजट में इसका हिस्सा कितना है, तो 4.96%। बजट है 2.78 लाख करोड़ का ही, ये याद रखिएगा। जीएसडीपी कितना है, तो 9.76 लाख करोड़ का, और बजट है 2.78 लाख करोड़ का, ये याद रखिएगा। इसके अलावा रानीगंज अररिया में एक चिड़ियाघर स्थापना की प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है। और वाल्मीकि नगर व्याघ्र जो अभ्यारण्य है उसमें बाघों की कुल संख्या कितनी है, तो 54 है, ठीक है। और यहाँ पे एक परियोजना गैंडा का पुनर्स्थापन के लिए एक परियोजना चलाया जा रहा है। इसके अलावा एक और कछुआ प्रजनन केंद्र खोलने का भी वहाँ लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा सोन नदी में, ये याद रख लीजिएगा, मैंने कहीं करंट में पढ़ा था कि सोन नदी में वो घड़ियाल परियोजना स्थापित करने का योजना बना रहा है बिहार सरकार, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा सोन नदी में। अब आते हैं आगे। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा बिहार का जो 6 स्टेट हाईवे है उसका कार्य अभी वर्तमान समय में प्रगति पे है। ये एडीबी के द्वारा संपोषित है। कौन कौन सा है याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है। पटना के फुलवारी शरीफ में परिवहन परिसर का निर्माण करवाया जा रहा है, ये याद रखिएगा, अभी वर्तमान समय प्रगति पर ही है। दरभंगा में एक तारामंडल और सह ज्ञान और विज्ञान संग्रहालय का निर्माण
करवाया जाएगा, ठीक है। या तो पूछ दे कि तारामंडल कहाँ बन रहा है, तो सेकंड तारामंडल दरभंगा में बिहार का बन रहा है। या फिर पूछ दे ज्ञान और विज्ञान संग्रहालय कहाँ बन रहा है, तो ये भी दरभंगा में ही, ठीक है। इसके अलावा वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निर्माण करवाया जा रहा है, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। 2023 में एक और फैक्ट है कि केवल 5 ही जिले जो थे वो बाढ़ से प्रभावित रहे। उत्तर पूर्व के जो 5 जिले हैं मुख्य रूप से वही बाढ़ से प्रभावित रहे थे। ये याद रख लीजिएगा। 2023 में मात्र 5 जिले ही बाढ़ से माफ़ कीजिएगा। 2023 में 5 जिले जो थे वो बाढ़ से प्रभावित रहे थे और इसके लिए बिहार सरकार ने 7,000 रुपया प्रति परिवार सहायता राशि निश्चित की थी, ठीक है। इसके अलावा 2024-25 में 3,000 किलोमीटर ग्रामीण पथों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें से 2,700 किलोमीटर जो होगा वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाया जाएगा, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा कि 3,000 किलोमीटर ग्रामीण पथों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और 24-25 तक ही 10,000 ग्रामीण पथों का मरम्मत और अनुरक्षण का कार्य निर्धारित किया गया है, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा 3,000 बनाएगा और 10,000 का क्या करेगा, मरम्मत और अनुरक्षण करेगा। अनुरक्षण मतलब निरीक्षण करेगा, ठीक है। अब एक और आ जाता है, एक पहल कार्यक्रम बजट में मुझे अच्छा लगा था कि हाँ, पहल कार्यक्रम ठीक है, अच्छा है। इसके तहत छात्र को अध्ययन और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मार्गदर्शन का प्रावधान किया गया है। ये फैक्ट आप लोग देख लीजिएगा, कौन सा कार्यक्रम है, तो पहल कार्यक्रम है, ठीक है। इसके अलावा एसडीआरएफ का मुख्यालय का निर्माण कहाँ कराया जा रहा है, तो बिहटा में कराया जा रहा है, ठीक है। राज्य में कुल कितने आईआईटी सेंटर हैं, आईआईटी सॉरी माफ़ कीजिएगा, आईटीआई सेंटर हैं, 151 आईटीआई सेंटर हैं, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। इसके अलावा पाटलिपुत्रा खेल परिसर जो है वो पटना के कंकड़बाग में, वहाँ खेलो इंडिया राज्य सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का स्थापना के लिए चयन किया गया है, ये याद रख लीजिएगा। इसके अलावा बजट में 7 निश्चय 2.0 के लिए 5,040 करोड़ रुपए का आवंटन का प्रावधान रखा गया है, ठीक है। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 250 करोड़ रुपया और बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत 100 करोड़ रुपया। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान है, इसके तहत 14,596 करोड़ रुपया, ठीक है। कौन कौन सा विभाग को सबसे ज़्यादा वित्त आवंटित किया गया है, तो शिक्षा विभाग एज यूजुअल हमेशा की तरह पहला स्थान 18.9% के आसपास, मतलब वही 8-9 या 9% के आसपास। सेकंड स्थान पे स्वास्थ्य विभाग था, डाटा याद करना जरूरी नहीं है। थर्ड स्थान पे ग्रामीण विभाग था। बस बजट इतना ही समाप्त होता है। इसके अलावा शायद मैंने झील नहीं पढ़ाया था, बिहार में किस किस स्थानों पे कौन कौन सा झील है वो नहीं पढ़ाया था, मैं चूक गया था। तो चलिए झील खत्म कर देते हैं, ठीक है। झील वील जो शॉर्ट टॉपिक है उसको देख लेते हैं कि हाँ, एग्जाम में जो पूछा जाता है, झील हो गया, जलप्रपात तो लगभग सब पढ़ा दिए थे, झील नहीं पढ़ा पाए थे, ठीक है। तो झील देख लेते हैं कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ है। तो एक झील है जो शायद 64 या 65 में पूछा गया था, अनुपम झील, अनुपम झील, ठीक है। ये कहाँ है, तो कैमूर में, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। इसके अलावा बैरेला झील, यहाँ एक पक्षी अभयारण्य है बैरेला झील, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा कि वैशाली में है। ये दूसरा हो गया। और कौन था, हाँ, एक जगतपुर है, जगतपुर झील है, ये याद रख लीजिएगा भागलपुर में, ठीक है। इसके अलावा और घोड़ा कटोरा, सबसे नया झील यही है, ठीक है, सॉरी, घोड़ा कटोरा, ये मानव निर्मित झील है और सबसे नया यही है, नालंदा में स्थित है, राजगीर में, ठीक है। इसके अलावा हाँ, मुचलिंडा झील है, ये बोधगया में, मुचलिंडा झील बोधगया में। इसके अलावा कोई और मुचलिंडा झील, नागीनट्टी, नागीनट्टी झील, ये तो झाझा वन रेंज में, मतलब जमुई में,
ये भी मानव निर्मित झील है। इसके अलावा गोगा बिल है कटिहार में। गोगा बिल है कटिहार में। इसके अलावा कावड़ और कुशेश्वर तो जानते ही होंगे, ये है। और इसमें एक झील पूछ चुका है बीपीएससी, तो बाकी आप लोग देख लीजिएगा। एक बैरैला झील है, वो वैशाली में है, जगतपुर भागलपुर में है, ठीक है। जगतपुर भागलपुर, ऐसे करके याद रख लीजिएगा कि पुरपुर है, ठीक है। घोड़ा कटोरा है, ये नालंदा में बनाया गया है। मुचलिंडा है बोधगया में, ये याद रख लीजिएगा। नागीनट्टी जमुई में हो गया, और गोगाबिल कटिहार में हो गया, ठीक है। इसके अलावा हाँ, इतना ही था। और जलप्रपात शायद सारा कवर कर लिए थे। तिलहर, कटगढ़ जलप्रपात शायद कवर कर लिए थे, ठीक है। हाँ, और एक और नहीं कवर कर पाए थे, रुक जाइए 1 मिनट। पर्वत श्रेणी कौन-कौन सा कहाँ-कहाँ है? तो अधिकांशतः कवर कर ही लिए थे मेरे ख्याल से। 2-3 नहीं कवर कर पाए हैं। एक और मत्स्यगंधा झील, एक और मत्स्यगंधा, ये याद रख लीजिएगा, मत्स्यगंधा झील, ये रोहतास में है, ठीक है? ये याद रखिए। रोहतास में है, नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, सहरसा में है, सहरसा में है, ठीक है? और कोई झील था? और मेरे ख्याल से कोई झील नहीं था, ठीक है? और इसके अलावा पर्वत कुछ रह गया था शायद, वो देख लेते हैं पहले। तो पर्वत में सबसे पहले बटेश्वर नाथ आते हैं। बटेश्वर पहाड़ी, और बटेश्वर नाथ नहीं, बटेश्वर की पहाड़ियाँ, ये भागलपुर में है, ये याद रख लीजिएगा। इसके अलावा कौन है? तो इसके अलावा है मंदार पर्वत, तो जानते होंगे, बांका का मंदार पर्वत, बांका, बांका, ठीक है। इसके अलावा बांका में एक दो और पहाड़ी है, एक जठौर है, जठौर पहाड़ी, और एक है ककवारा पहाड़ी, ये भी बांका में ही है, ठीक है, ठीक है। और कोई, और कोई, और कोई, हाँ एक उमग्गा है, उमगा है, ठीक है, उमगा पहाड़ी, ये कहाँ है? तो औरंगाबाद में, ये उमगा पहाड़ी हो गया। इसके अलावा गिद्धकूट पर्वत, हाँ गिद्धेश्वर पर्वत गिद्धकूट बता दिए हैं। गिद्धकूट शायद एक क्लास में मैंने चर्चा किया था कि गिद्धकूट पर्वत कहाँ है। गिद्धकूट पर्वत वैसे है नालंदा में। उसी पर्वत पे पहली बार बिंबिसार को भगवान बुद्ध के द्वारा उपदेश दिया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा एक गिद्धेश्वर पर्वत है, ये अक्सर न्यूज़ में रहता है, गिद्धेश्वर पर्वत, ये कहाँ है? तो जमुई में। गिद्धकूट अलग है और गिद्धेश्वर अलग है, ये ध्यान रखिएगा। गिद्धकूट है नालंदा में और गिद्धेश्वर है जमुई में। इसके अलावा जमुई में एक और पहाड़ी है, टोला पहाड़ी, टोला पहाड़ी, ये भी जमुई में ही है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा कहीं पे। इसके अलावा करमचट और शेरगढ़ तो जानते ही होंगे। करमचट, करमचट कहाँ है? करमचट रोहतास में है। करमचट के अलावा शेरगढ़ जानते होंगे। शेरगढ़ पर ही शेषासुरी ने अपना विशाल दुर्ग का निर्माण करवाया था, ये भी रोहतास में है, सासाराम में, ठीक है। और इसके अलावा कोई पूछने वाला और है? और है, और कोई नहीं है शायद मेरे ख्याल से।
और जितना भी गिरी पर्वत है, ब्रह्मगिरी छोड़ के, ठीक है? जितना भी गिरी आ जाएगा, सोनगिरी, उदयगिरी, विपुलगिरी, जितना भी, या विपुलगिरी को विपुलचल भी कभी-कभी लिख देता है। तो विपुलगिरी, ये सोनगिरी, ये जितना भी गिरी है, लास्ट में देख लीजिएगा कि गिरी है जितना भी, ब्रह्मगिरी को छोड़ के, ठीक है? वो सब कहाँ, नालंदा है। ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, ठीक है? उसमें स्वर्णगिरी था, एक स्वर्णगिरी था, विपुलगिरी था, उदयगिरी था, और कौन था? और शांतिगिरी था, ठीक है? ये जितना भी गिरी है वो नालंदा में है, ठीक है? और इसके अलावा जेठनिया हो गया, जेठनिया की पहाड़ी हो गया, ये गया में है, गया में। इसके अलावा ब्रह्मशिला और प्रेतशिला, ब्रह्मशिला, रामशिला, रामशिला, ब्रह्मशिला, रामशिला और प्रेतशिला, प्रेतशिला, ये सभी गया में है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है? और इसके अलावा नागार्जुनी पहाड़ी, नागार्जुनी पहाड़ी, ठीक है? ये सभी गया में है। और जहानाबाद में बानावर, जिसको बराबर भी कहते हैं, या बराबर की पहाड़ियाँ, ये हो गया जहानाबाद में, ठीक है? अगर इसमें से कुछ नहीं याद रहता है, मान लेते हैं कि कुछ भूल जाते हैं, तो ये हमेशा अंदाज़ा, हाँ, और एक सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, सोमेश्वर तो ख़ैर बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दिया था। हाँ, तो अगर कोई भूल जाते हैं किसी पहाड़ी का नाम, खुदा ना करे भूल गए क्लास में, तो ये उम्मीद कीजिएगा कि वो साउथ बिहार में ही कोई ना कोई क्षेत्र होगा, सोमेश्वर छोड़ के, ठीक है? साउथ बिहार में चाहे वो कैमूर हो जाए, कैमूर में वैसे मुंडेश्वरी है, मुंडेश्वरी पहाड़ी, ठीक है? चाहे वो कैमूर हो जाए या फिर रोहतास हो जाए, रोहतास में शेरगढ़ हो गया, और एक ये कौन जी, करमचट हो गया, 2 पहाड़ी, या फिर बांका हो जाए, बांका में तो जठौर है, मंदार है और ककवारा है, 3 पहाड़ी हो गया, या फिर जहानाबाद हो गया, जहानाबाद, या फिर गया हो गया, गया में भी है, प्रेतशिला है, ब्रह्मशिला, रामशिला, जेठनिया हो गया। और इसके अलावा फिर, या फिर औरंगाबाद हो जाए, औरंगाबाद में उमगा पहाड़ी हो गया, ठीक है? या फिर जमुई हो जाए, जमुई में गिद्धेश्वर पर्वत हो गया और टोला पहाड़ी हो गया, ठीक है? और या फिर नालंदा में कोई गिरी हो गया, जैसे ब्रह्मगिरी, शांतिगिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी, या गिद्धेश्वर की पहाड़ियाँ। तो ये ध्यान लगाइएगा कि सारा ऑप्शन साउथ का नहीं रहेगा, साउथ बिहार का। वो मैदानी क्षेत्र का कोई ना कोई ऑप्शन देगा। तो 1-2 ऑप्शन तो आप उसी तरीके से छाँट लीजिएगा। फिर कुछ दिमाग पे जोर लगाइएगा और उसी तरीके से उसको देख के बनाइएगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बस ख़त्म हो गया। और नेक्स्ट क्लास अब शायद एग्ज़ाम के बाद ही हो, तो बेस्ट ऑफ लक आज ही आप लोग को। और हाँ, एक और बात बता देते हैं, किसी को अगर करंट अफ़ेयर का हिंदू रिव्यू चाहिए होगा, तो मैंने अंडरलाइन करके रखा है, और अच्छे तरीके से अंडरलाइन करके रखा है। वो सचिव जी को बोल दीजिएगा, तो मैं अवेलेबल करा दूँगा, ठीक है? और मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब भी मैंने पीटी निकाला है या फिर एग्ज़ाम दिया है, ठीक है? एक बार पीटी नहीं हुआ, उसके बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ कि पीटी नहीं हुआ। तो हिंदू रिव्यू से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आया ही आया है, ठीक है? जैसे कि अगर 25 पूछ दिया, तो 20 क्वेश्चन हिंदू रिव्यू से आपको मिल ही जाएगा, किधर न किधर तो, ठीक है? तो आप हिंदू रिव्यू अच्छा से कवर कर लेंगे, और ऐसे भी आपको ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा। हालाँकि वो 350 पेज का है हिंदू रिव्यू, लेकिन मैंने उसको बहुत अच्छी तरीके से अंडरलाइन कर दिया है, और जो आप पढ़े होंगे वही चीज़ आपको उसमें मिलेगा। तो अगर रिवीज़न करने के लिए किसी को चाहिए,
तो सचिव जी से बोल दीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूँगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए।